2 में, आवाज जा रही है ना, प्रविष्टि संख्या 2 में इसको दिया गया है। प्रश्न यहां उठता है जो हम लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा सा कनेक्ट करके आगे हम बढ़ते हैं। यह कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है सीआरपीसी, अर्थात इसके स्टेट भी लॉ बनाएगी और सेंट्रल भी लॉ बनाएगी। आपसे क्रॉस किया जाएगा, स्टेट लॉ बनाएगी सीआरपीसी पे, सेंट्रल लॉ बनाएगी, क्या हाई कोर्ट भी इसमें संशोधन कर सकती है? आप कहेंगे हाँ, सीआरपीसी में हाई कोर्ट भी लॉ बना सकती है, ऐसा सीआरपीसी की धारा 477 कहती है। आपको क्या लिखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, सीआरपीसी जो पढ़ा चुके हैं, सीआरपीसी कंकरेंट लिस्ट का एंट्री नंबर 2 का मैटर है और इस पे स्टेट लॉ बनाती है। स्टेट लॉ भी क्रिएट करेगी और सेंट्रल भी, और हाई कोर्ट भी करेगी, लॉ बना सकती है, लेकिन सेक्शन 477 सीआरपीसी के थ्रू स्टेट और सेंट्रल लॉ बनाएगी। कंकरेंट लिस्ट में वो पावर दिया गया है, और हाई कोर्ट भी लॉ क्रिएट कर सकती है, वो 477 में दिया गया। ये हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने पढ़ा कब ये पास ऑन हुआ, कब ये इन्फोर्समेंट हुआ, ठीक है ना, और कहां यह लागू होता है, किन अपराधों पे यह लागू होता है, कल हम लोगों ने पढ़ा। पास ऑन हुआ था ये 25 जनवरी 1974 को। इन्फोर्समेंट प्रवर्तन में आया ये 1 अप्रैल 1974 को, ठीक है। ये हम एकदम जुबान पे ये पढ़े हम लोग। यह कहां लागू होती है, ये चीजें बताया सीआरपीसी की धारा 4। आईपीसी से संबंधित अपराधों का विचारण सीआरपीसी के थ्रू होगा, और कोई अदर लॉ है तो उसमें अगर प्रोसीजर दिया गया है तो उसके थ्रू होगा, नहीं तो सीआरपीसी के थ्रू होगा। और सेक्शन 5 सेविंग क्लास की बात करता है, कहता है कि किसी अदर लॉ, लोकल लॉ, स्पेशल लॉ में कोई प्रोसीजर दिया गया है तो वह उसी के थ्रू वो मामला प्रोसीड करेगा। अगर वो सीआरपीसी कंट्रारी करता है, तो वह एक्ट सीआरपीसी पे प्रिवेल कर जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, डिफिनीशन क्लास पढ़ेंगे। उसमें हम बताएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस को पहले पढ़ेंगे हम, कि इस सीआरपीसी, होल सीआरपीसी में कितने प्रकार के अपराधों को प्रोसीड किया जाता है, क्या किस 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 स्टेज पर किन किन अपराधों को प्रोसीड किया जाता है, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे डिफिनीशन क्लास में। फिर इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे, इंक्वायरी पढ़ेंगे, ट्रायल को डिफाइन नहीं किया गया है लेकिन उसको ट्रायल को भी कनेक्ट करेंगे। आइए देखते हैं, ये बीते क्लासों की चीज रही। हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं सीआरपीसी 1973, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, यही पढ़ेंगे। यह हमको कहां मिलेगा, डिफिनीशन क्लास में। अध्ययन करेंगे हम लोग सेक्शन 2 को। सेक्शन 2 में ए से वाई तक, ए से वाई तक डिफिनीशन दिया गया है। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा, ए से वाई तक ये डिफिनीशन क्लास है, ठीक है ना। डिफिनीशन क्लास का हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, सीआरपीसी में किन किन अपराधों को प्रोसीड किया जाता है, किन किन मैटरों को, ठीक है ना। तो वो पहला है जो
डेफिनेशन क्लास में भी दिया है, बेलेबल, ऑफेंसेस, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। जमानती अपराध और अजमानती अपराध। पहले क्लासिफिकेशन हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा, कॉग्जिनेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्जिनेबल ऑफेंसेस। क्या है? बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, कॉग्जिनेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्जिनेबल ऑफेंसेस, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। ठीक है, नेक्स्ट। स्लो होगा, हाँ बहुत तेज, इसलिए कल इसको बंद भी कर दिए। इसको करो। हो गया, नेक्स्ट। सम्मन केसेस एंड वारंट केसेस। नेक्स्ट, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। सम्मन केसेस और वारंट केसेस, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल, ये परिभाषित नहीं है। सम्मनीय अपराध और असम्मनीय अपराध सीआरपीसी में परिभाषित नहीं है। पूरी सीआरपीसी अपने स्टेज पर इन्हीं अपराधों को प्रोसीड करती है। अब हम ये जो पढ़ रहे हैं, 4 प्रकार के केसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस पढ़ रहे हैं। तो ऑफेंसेस अपराध, एक्ट और ओमिशन पहले दिन पढ़ा ना, जनरल शब्दों में, सामान्य शब्दों में अपराध क्या है हम बताए थे। ऐसा कोई कृत्य या लोप जो समाज के विरुद्ध हो और विधि द्वारा वह वर्जित हो, वह अपराध है सामान्य भाषाओं में। ठीक है ना? ऐसा कोई एक्ट और ओमिशन जो लॉ द्वारा प्रोहिबिटेड हो और अगेंस्ट सोसाइटी हो। आपका जो एक्ट और ओमिशन है, कृत्य और लोप है, वह समाज के विरुद्ध है और विधि द्वारा वह वर्जित है, वो लॉ उसको रोकती है कि आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते, वो क्या है? अपराध है। ठीक है ना? और सीआरपीसी इसको परिभाषित करती है सेक्शन 2N में, और आईपीसी परिभाषित करती है इसको सेक्शन 40 में। ठीक है? 2N परिभाषित करती है ऑफेंस को, सीआरपीसी, और आईपीसी परिभाषित करती है। बहुत ही वाइडर डिफिनेशन है, बड़ी ही विस्तृत परिभाषा है। जब दोनों का अध्ययन करेंगे, 2N रेड विथ आईपीसी 40 का, तो बड़ा विस्तृत वाइडर डिफिनेशन निकल कर आता है। ठीक है? तो ऑफेंस कहां परिभाषित है?
सीआरपीसी की धारा 2N में 2N कहता क्या है, देखिए ऑफेंस, देखिए लिखा है ना, ध्यान से देखिएगा कहां कहां आपसे गलती कराएगा। 2N देखिए, ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन। आईपीसी सीआरपीसी में एक्ट और ओमिशन परिभाषित नहीं है, लेकिन हम क्या पढ़े हैं कल कि आईपीसी के अंतर्गत किए गए अपराधों का विचारण सीआरपीसी द्वारा किया जाएगा। एकदम याद होना चाहिए आपको, पीटी कभी गलत नहीं होगा। तो एक्ट और ओमिशन आईपीसी में कहां परिभाषित है? हाँ वेरी गुड, 33 में एक्ट और ओमिशन परिभाषित है, ठीक है ना। तो टेबल बाय एनी लॉ फॉर द include any act in respect of check be made under section 20 of the Capital Trespass Act 1871 कर कार्य या लोप अभिप्रेत है। एक्ट और ओमिशन बताया ना, जो समाज के अगेंस्ट है, विधि द्वारा वर्जित है। तो कह रहा है जो तत्व प्रविष्ट किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे स्पेशल लॉ है, चाहे लोकल लॉ हो, ठीक है, वह विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया है और उसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जो पशु अत्याचार अधिनियम, ये याद रखिएगा, यही आपको विकल्प में रहेगा। पशु अत्याचार अधिनियम 18 कोई परिवाद भी किया गया है तो वो भी अपराध है। विकल्प में ये ऑप्शन रहेगा और आपसे गलती करा लिया जाएगा, ठीक है ना। अर्थात कैटल ट्रेसपास एक्ट के सेक्शन 20 के अंतर्गत अगर कोई कंप्लेंट है, इट इज ए ऑफेंस अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी सेक्शन 2N। क्लियर, स्पष्ट है। तो ऑफेंस को कहां परिभाषित किया गया सीआरपीसी में? धारा 2N, ठीक है ना। ऐसा कोई एक्ट और ओमिशन जो विधि द्वारा दंडनीय है, ठीक है, किसी अन्य विधि में भी वो प्रोविजन दिया गया है, या कैटल ट्रेसपास एक्ट की धारा 20 के अंतर्गत कोई कंप्लेंट है, कोई परिवाद है, वो भी अपराध है अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी। क्लियर है, स्पष्ट हो गया। अब इन अपराधों का वर्गीकरण हम कर रहे हैं, क्या? बेलेबल और नॉन बेलेबल, जमानती और अजमानती अपराध कहां परिभाषित है? सेक्शन 2A में। नाम से ही लग रहा है कि इसकी प्रकृति क्या है, इसके नेचर क्या है। बेलेबल जमानती अपराध और नॉन बेलेबल ऑफेंस और जमानती अपराध, यह जो इसकी प्रकृति जो है, जमानती अपराध की जो प्रकृति है वह कम गंभीर प्रकृति की है, छोटे मैटर होते, पीटी केसेस होते हैं, या लेस देन 2 इयर्स, या फर्स्ट शेड्यूल में क्लासिफाई कर दिया गया है कि कौन से अपराध बेलेबल हैं। जनरली ये कहा जाता है कि जो लेस देन 2 इयर्स पनिशेबल मैटर हैं बेलेबल होंगे, या पीटी केसेज होंगे, जो छोटे मामले होंगे वो बेलेबल होंगे। और अगर उसको डिसाइड किया जाए तो सीआरपीसी का फर्स्ट शेड्यूल बता देगा कि कौन सा मामला बेलेबल है और कौन सा मामला नॉन बेलेबल है, ठीक है। तो बेलेबल ऑफेंस से तात्पर्य एक शब्द में कम गंभीर प्रकृति का अपराध होता है, ठीक है। और जनरली इसके लिए सेक्शन 436 चैप्टर नंबर कल पढ़े थे आप 33, बिल का मामला नहीं है ना। 436 में पर्सन एक्यूज को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, छोटे मामले में संदेह के आधार पर आपको गिरफ्तार उठा लिया गया। बेल इज ए मैटर ऑफ राइट, बेल इज ए मैटर ऑफ राइट,
बेल आपका अधिकार है। 436 में विवेकाधिकार है, मैंडेटरी है, बेल मिलेगी इन मामलों में। बेलेबल ऑफेंस में कहां परिभाषित है? 2A में। अभी हम बेयर एक्ट नहीं टच किए हैं, अभी हम इसके बाहरी आवरण को टच कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी परिभाषा टच करेंगे। नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये भी 2A में ही परिभाषित है, जो कहता है फर्स्ट शेड्यूल से डिसाइड कर लिया जाएगा। क्या कहता है? फर्स्ट शेड्यूल से डिसाइड कर लिया जाएगा कि कौन बेलेबल है, कौन नॉन बेलेबल है, ठीक है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस से ही, उसके नाम से ही यह पता चल रहा है कि यह ग्रेव ऑफेंस है। हीनियस क्राइम में यह मामला आया है और यह एक गंभीर प्रकृति का अपराध है, ठीक है। नॉन बेलेबल ऑफेंस, क्लियर है। 2A में परिभाषित से डिसाइड होगा फर्स्ट शेड्यूल से, सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल से डिसाइड होगा, नॉन बेलेबल है। और यह भी चैप्टर नंबर 33 में सेक्शन 437 और सेक्शन 439, लेकिन ये क्या है? डिस्क्रिशनरी, न्यायालय के विवेक पर है, नॉट ए मैटर ऑफ राइट। यहां आप कारपूर्वक आप नहीं कहेंगे कि मुझे जमानत दीजिए, यह मेरा अधिकार है, क्योंकि यह गंभीर प्रकृति का अपराध है। नॉन बेलेबल ऑफेंस, अजमानती अपराध, यह एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। हाँ, बेल मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है कि जो अजमानती अपराध होता है उसमें बेल नहीं मिलता है, लेकिन वह न्यायालय के विवेक पर होता है, न्यायालय के विवेक पर होता है। न्यायालय कंसीडर करेगा, लगेगा कि नहीं बेल ग्रांट करने लायक है, गुड कंडक्ट का इंसान व्यक्ति है, यह गुड कंडक्ट का, अच्छे नेचर का है, ऑफेंस पहली बार है, क्रिमिनल हिस्ट्री कोई नहीं है, ठीक है। और कोर्ट कन्विंस हो जाती है तो किसी कारणवश अपराध घटित हो गया है, सेल्फ कंट्रोल से डिप्राइव हो गया है, आत्मनियंत्रण से वंचित हो गया है और भावावेश में अपराध किया है, कोर्ट कंसीडर होगी, आपको बेल देगी, लेकिन वो न्यायालय के विवेक पर है, न्यायालय के विवेक पर, ठीक है ना। उसके बेल के लिए एप्लीकेशन हम कहां मूव कराते हैं? सेक्शन 437 439 में। इसमें स्पेशल पावर दिया गया है, स्पेशल पावर है इसको कोर्ट ऑफ सेशन को बेल देने का और हाई कोर्ट 439 में, ठीक है। 437 में पुलिस ऑफिसर भी है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जानते रहिए, जब चैप्टर डील करेंगे तो और बड़ी विस्तृत तरीके से उस पर चर्चा होगी। अभी तो हम लोग डिफिनीशन क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रहा बेलेबल और नॉन बेलेबल। यह कम गंभीर प्रकृति का अपराध होता है, नाम से पता चलता है, जमानती अपराध, और यह अजमानती अपराध, ठीक है, अत्यधिक गंभीर प्रकृति का अपराध होता है। इसमें बेल न्यायालय के विवेक पर होता है, और इस बेलेबल ऑफेंस में, जमानती अपराधों में बेल जो होता है मैटर ऑफ राइट होता है, मैटर ऑफ राइट होता है। हम बताए जब आपसे मेन कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे थे, मेन कंपोनेंट ऑफ सीआरपीसी को जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हम बताए थे आपको कि बेल एक ऐसा प्रोविजन है सीआरपीसी का जो हर स्टेज पर एक्सरसाइज होता है, अर्थात यह प्री ट्रायल प्रोसीजर का भी पार्ट है, विचारण के पूर्व की भी प्रक्रिया है, यह विचारण के स्टेज पर भी बेल ग्रांट होता है और विचारण के बाद भी बेल ग्रांट होता है। प्री ट्रायल प्रोसीजर, पोस्ट ट्रायल प्रोसीजर और ट्रायल प्रोसीजर, तीनों का यह पार्ट है, ठीक है ना। डिस्कस करेंगे कि किस किस स्टेज पर हम बेल पाएंगे, वो जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो बताएंगे, ठीक है ना। डिफॉल्ट बेल जो होता है, डिफॉल्ट बेल का नाम सुना होगा 167 में, तो वो क्या है? प्री ट्रायल प्रोसीजर का पार्ट है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन अंडर 60 डेज और अंडर 19 डेज कंडीशन ऑफ ऑफेंसेस पे डिपेंड करता है। उसके अंतर्गत आप रिपोर्ट नहीं लगा पाते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं पूरा कर पाते हैं, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मैटर ऑफ राइट हो जाएगा।
437 का मामला क्या हो जाएगा, वो जो जहां न्यायालय के विवेक पर बेल है वो न्यायालय वहां मैटर ऑफ राइट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आप 60 और 90 दिन में मामला किए नहीं, अर्थात वो फैक्चुअस हो गया। क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ, अर्थात मामला प्रभावित हो गया और वहां उसको बेल इज ए मैटर ऑफ राइट होगा, बेल ग्रांट करना पड़ेगा। तो ये क्या है, प्री ट्रायल प्रोसीजर का पार्ट है, ठीक है ना। डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम उस बिंदु पर आएंगे। तो अभी डिफिनीशन क्लास पढ़ रहे हैं, आज आगे बढ़ जाएंगे दिक्कत हो जाएगी। तो ये रहा बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। परिभाषित कहां है, सेक्शन 2A में। देखिए 2A क्या कहता है, देखिए बेलेबल ऑफेंस जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है, ठीक है, जो प्रथम अनुसूची में जमानती रूप से दिखाया, जो फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है, स्पष्ट है, जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे थे, ठीक है ना। या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है, ठीक है। किसी स्पेशल और लोकल लॉ की बार बार डिस्कस हो रही है, तो उसमें भी अगर वो बनाया गया तो वहां भी बेल ग्रांट बनाया गया है। और अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभी जो जमानती नहीं है, उसके अतिरिक्त जितने भी अपराध हैं वो क्या है, अजमानती। कैसे डिसाइड करेंगे कि यह बेलेबल है और नॉन बेलेबल है, वो फर्स्ट शेड्यूल किससे डिसाइड करेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रथम अनुसूची में यह वर्गीकृत किया गया है कि कौन से अपराध जमानती हैं और कौन से अपराध अजमानती हैं। स्पष्ट है, यह है डिफिनीशन का। जब हम आएंगे टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए अब दूसरा देखिए, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, संज्ञेय और असंज्ञेय। संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। यह संज्ञेय अपराध कहां परिभाषित है, सेक्शन 2C में, और यह परिभाषित है 2L। नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि यह गंभीर प्रकृति का अपराध है, यह कम गंभीर प्रकृति का अपराध, ठीक है, नाम से ही प्रतीत हो रहा है। कॉग्निजेबल ऑफेंस अभी परिभाषा नहीं टच करेंगे, बेयर एक्ट, पहले नेचर जानिए, प्रोसीजर जानिए, तब हम बेयर एक्ट पे आएंगे। बेयर एक्ट तो इसमें लिखा ही है, जान ही रहे हैं आप ड्यूरिंग LLB से कंपटीशन तक। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसी से पता चल रहा है कि ये गंभीर प्रकृति का अपराध 2C में परिभाषित है, ठीक है। जैसे ही ऑफेंस 307 IPC क्रिएट कर दिए, ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, ऊपर जो हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है ना, कॉग्निजेबल है, ठीक है, ये 2C को फुलफिल करता है, जो IPC का फर्स्ट शेड्यूल डिसाइड करेगा। एक उदाहरण बता रहे हैं, ठीक है, 307 आपने किया, कर दिया, यह क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार। कॉग्निजेबल है फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसमें FIR लॉन्च होगी, अर्थात कॉग्निजेबल मैटर में जो 2C में परिभाषित है, संज्ञेय अपराध वो गंभीर प्रकृति का अपराध है, इसमें क्या होती है, FIR होती है, प्राथमिकी दर्ज होती है, ठीक है। कहां होगी, 154, ठीक है, गंभीर प्रकृति का अपराध, FIR होगी
विदाउट मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन होगा, विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के ही इसमें अन्वेषण शुरू हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन स्पष्ट है? विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाएगा आपको। 307 कर दिए, एफआईआर हो गया, किसी को सूचना दे दी गई कि यहां गोली चल रही है, अटेम्प्ट टू मर्डर हो सकता है, अटेम्प्ट टू होमिसाइड हो सकता है, टू मर्डर हो सकता है किसी की हत्या हो जाए, पुलिस आएगी, जिसको पाएगी उसको गिरफ्तार कर लेगी। वारंट की जरूरत नहीं है उसे, जब तक वारंट लेने जाएगी तब तक तो कितने लोग गिर जाएंगे। तो विदाउट वारंट क्या होगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। ये इसकी नहीं, एफआईआर होती है इसमें। एफआईआर किस किस स्टेज पर होगी वो एफआईआर को डील करेंगे। कब पुलिस ऑफिसर करता है, ठीक है, कब पुलिस ऑफिसर डिनाई करता है तो एसपी के पास जाएगा, ठीक है, कब वो स्वयं पुलिस ऑफिसर एफआईआर करेगा, सो मोटो एफआईआर कब करता है वो, पुलिस सो मोटो भी एफआईआर करती है, सारी चीज कब वो एक संदिग्ध सूचना पर एफआईआर लॉन्च कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें डिस्कस होंगी जब चैप्टर पे हम लोग आएंगे। तो ये इसका नेचर है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर होगा, विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाएगा, विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन होता है। यह गंभीर प्रकृति का अपराध है। इतना स्पष्ट है? आइए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये सारी चीज डीलिंग कहां होती है, चैप्टर नंबर, भूलना नहीं चाहिए, हाँ बात, यह सीआरपीसी के किस प्रोसीजर का पार्ट है, प्री ट्रायल ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। सारी चीजें आपको आना चाहिए। क्या है, विचारण के पूर्व की प्रक्रिया, ठीक है ना, विचारण के पूर्व की प्रक्रिया है। ये सारी चीजें जाननी चाहिए। कल पढ़े, पीछे के क्लास को कनेक्ट करते पढ़ेंगे तो एक चीज भी भूलेगा नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉग्निजेबल, जो 2L में परिभाषित है। नाम से ही लग रहा है यह पीटी केसेस है, कम गंभीर प्रकृति का अपराध है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एनसीआर होता है। क्या होता है, एनसीआर होता है, सेक्शन 155, एफआईआर और एनसीआर, ठीक है। इसको भी कहां से हम डिसाइड करते हैं, फर्स्ट शेड्यूल से, ठीक है ना। इसमें एनसीआर होगा। इसमें क्या होता है, विथ मजिस्ट्रेट ऑर्डर, विथ मजिस्ट्रेट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन होता है। मजिस्ट्रेट के आदेश से अन्वेषण होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, और विथ मजिस्ट्रेट, विथ वारंट अरेस्ट होता है। विदाउट वारंट नहीं, छोटे मामलों में, छोटे मामले होते हैं तो लोग कहते हैं क्या वारंट लेके आए हैं आप थानाध्यक्ष महोदय, दरोगा जी वारंट लेके आए हैं, हमारी गिरफ्तारी करने आए हैं, दिखाइए वारंट, ड्यूटी है आपकी, वारंट दिखाइए। किस मामले में हमारे गिरफ्तार करने आए? रेपुटेड पर्सन कहता है ना, कहता है कि सुन रहे हैं कि आप शाम को ऐसा समारोह करने वाले हैं जहां दंगा हो सकता है, इसीलिए आपकी गिरफ्तारी होगी, न्यायालय से पहले ही वारंट नहीं कहेगा, दिखाइए, ठीक है ना। ये सारी कंडीशन होती है, प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो क्या है, विथ मजिस्ट्रेट ऑर्डर इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, और विथ वारंट अरेस्ट होता है। बार बार ये अरेस्ट शब्द आ रहा है हम लोगों के पढ़ने में। गिरफ्तारी क्या है, गिरफ्तारी आपको हम इसी कमरे में बंद कर देते हैं, ठीक है,
लीगल अथॉरिटी है डिटेन की। कैसे? अरेस्ट और डिटेन में अंतर होता है। जब आप ऑफेंस क्रिएट करते हैं उसके बाद हम आपके सेल्फ फ्रीडम को डिप्राइव कर देते हैं, अर्थात आपकी स्वतंत्रता को वंचित कर देते हैं, वो गिरफ्तारी। और अपराध करने से पूर्व ही आपको हम बंद कर देते हैं, वो कस्टडी में ले लेते हैं, वो क्या है? डिटेन। अपराध का निवारण करने के लिए किसी व्यक्ति को कस्टडी में ले लेना डिटेन है, ठीक है ना? डिटेन करना है उसको। महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर में, फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर में एक कमरे में नजरबंद कर दिया गया था। वो अपराध नहीं किए थे लेकिन जान रहे थे कि जब ये जाएंगे बाहर तो भाषण देंगे ना, तो अपराध क्रिएट होगा। तो ऐसा हो ना, उनको डिटेन कर दिया जाए आर्टिकल 22 के तहत, ठीक है? मूल अधिकार है लेकिन फंडामेंटल राइट, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। स्टेट उस पर प्रतिबंध लगा सकता है, ऐसा पार्ट 3 कहता है। हाँ, ठीक है? डिटेन और अरेस्ट, आप ऑफेंस किए, गिरफ्तारी होगी। संदेह है कि आप अपराध कर सकते हैं, आपकी गिरफ्तारी होती है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को, विधिक व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित कर देना ही गिरफ्तारी, ठीक है? किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित कर देना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित कर देना ही गिरफ्तारी। डीके बसु की गाइडलाइन पढ़िए, यूपीसीएल की गाइडलाइन पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट बताया गया गिरफ्तारी, ठीक है? ये सारी चीजें डिटेल में चर्चा होंगी, अभी हम लोग इसको कर रहे हैं। तो ये क्या है? कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल मैटर को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? ये 2C में परिभाषित है। गंभीर प्रकृति का अपराध है, नाम से ही पता चल रहा है, और ये कम गंभीर का प्रकृति का अपराध है, पीटी केसेस है। और इसमें एनसीआर होता है नॉन कॉग्निजेबल में, और कॉग्निजेबल में क्या होता है? FIR। इसमें विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर, बिना न्यायालय, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश की गिरफ्तारी होगी, बिना वारंट के गिरफ्तारी होगी, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के आपका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? सारे टर्मिनोलॉजी को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन शब्द भी हमने बताया है, अभी डिफिनीशन क्लास में आएगा 2H में, ठीक है ना? अब हम लोग पढ़ेंगे सम्मन केसेस और वारंट केसेस, तब हम आते हैं कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। नहीं, इसको पढ़ लें हम बेयरक्ट से, तब हम सम्मन केसेस और वारंट। देखिए कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल 2C क्या कहता है, 2C और 2L क्या कहता है? देखिए 2C कहता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध। गलत नहीं होना चाहिए पीटी में, ठीक है ना? इसीलिए एकदम स्पष्ट कर दे रहे हैं, संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है, तात्पर्य है जिसके लिए, और संज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी, कौन? पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का, बार बार आ रहा है ना, हम लोग जो सेक्शन 4 में पढ़े हैं, अदर लॉ, लोकल लॉ, CIPC, ये सब आता है ना, तो जानते रहिएगा। क्या कह रहा है? पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना, जो हम बता चुके हैं, बिना वारंट के, विदाउट वारंट आपको क्या किया जाएगा? गिरफ्तार कर सकता है। संज्ञेय मामला गंभीर प्रकृति का है, विदाउट वारंट पुलिस अधिकारी आपको क्या करेगा? अरेस्ट कर लेगा। ऐसा कहां किया गया है? गिरफ्तारी आपकी होगी, ठीक है? बच नहीं सकते। संज्ञेय मामला गंभीर प्रकृति का, हिनियस क्राइम,
स्टैट्यूटरी की और कोई अपराध कारित कर दे, अगेंस्ट सोसाइटी अपराध कर रहा है, पुलिस गिरफ्तार करेगी विदाउट वारंट। ठीक है, 12 देखते हैं। देखिए, असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, ध्यान से देखिएगा, असंज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए, और असंज्ञेय मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं होता, अर्थात वो विथ वारंट आपको अरेस्ट करेगा, विदाउट वारंट नहीं, गिरफ्तार नहीं कर सकता। डिटेल में बताएंगे। एनसीआर होती है, मजिस्ट्रेट कहता है आदेश लेके आइए, ठीक है, वही एनसीआर कंप्लेंट बन जाता है। वो डिटेल की चर्चा बहुत विस्तृत बताएंगे, कभी भूलेगा नहीं आपको, ठीक है ना। अर्थात नॉन पुलिस अधिकारी विथ वारंट गिरफ्तार करता है, अरेस्ट करता है। ये आप लोग क्या होता है, सेल्फ जो होता है आपकी स्वतंत्रता से विधि द्वारा, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर सीआरपीसी क्या है, ये प्रोसीजरल लॉ, ठीक है, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से आपकी स्वतंत्रता को वंचित कर देता है कोई विधिक प्राधिकारी, वह गिरफ्तारी। लीगल मीन्स विधिक प्रकारों से, अदर तरीके से नहीं। अदर तरीके से गिरफ्तार करेंगे तो वो भी, ठीक है, स्पष्ट हो गया ये। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं सम्मन केसेस और वारंट केसेस। स्पष्ट ना, कहीं डाउट किसी को नहीं ना हो रहा है। कहां परिभाषित है सम्मन केसेस 2W में और वारंट केसेस 2X में, कभी भूलेगा नहीं। कैसे, जब वारंट आए तो वारंट की पहला वर्ड क्या है, W, तो जान लीजिएगा सीधे इसका अपोजिट है। अगर वारंट पूछ रहा है तो समझिए यक्स में परिभाषित से W मत मारिएगा, दोनों आगे पीछे है ना, ये ट्रिक है। तो तुरंत जानिएगा कि यह W में परिभाषित नहीं, यह यक्स में परिभाषित है, अर्थात यक्स में सम्मन है, ठीक है ना, W में सम्मन है और यक्स में वारंट है। स्पष्ट है, ये ट्रिक है। अगर मान लीजिए, और अपने मेज सामने डिफिनीशन क्लास से अक्सर नए लड़कों से गलती हो जाती है, धीरे धीरे पढ़ने के बाद वो दिमाग में आ जाता है कौन कहां परिभाषित। लिस्ट बनाइए और अपने मेज के सामने 2A से 2Y तक जितने भी डिफिनीशन है नाम लिख के चस्पा कर लीजिए, 2 बार देखेंगे सब याद हो जाएगा, ठीक है ना, एक पेज सब आ जाएगा। नाम लिख लीजिए इसमें क्या क्या है और रख लीजिए। आइए इसको देखते हैं। इसके 2W के डिफिनीशन से पता नहीं चलता है कि कौन सा मामला सम्मन मामला है, कुछ नहीं पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा 2W की परिभाषा से कौन सा मामला कहता है सम्मन मामला, वही मामला जो वारंट मामला नहीं है। ये क्या भाई है, जो जी नहीं है, ये क्या बात है भाई। आशुतोष मिश्रा क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक को बताइए। 2W से कुछ नहीं पता चलता, ठीक है। हम इसकी परिभाषा को जब पढ़ेंगे, वारंट की परिभाषा को, तो स्पष्ट हो जाता है कि सम्मन मामला क्या है, वारंट मामला क्या है।
वारंट मामला क्या है? अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के अपराधों से दंडनीय हो, वही वारंट मामला है, वारंट केसेस है, ऐसा 2 कहता है। ठीक है, गंभीर प्रकृति के अपराधों में वारंट इशू होता है। ठीक है, गंभीर प्रकृति अपराधों में होता है और ऐसे मामलों में वारंट इशू होता है, ऐसा 2 कहता है कि जिसमें डेथ पनिशमेंट हो, लाइफ इंप्रिजमेंट हो या 2 ईयर से अधिक का अपराध, एक्सीडिंग ऑफ 2 ईयर्स हो, इट इज ए वारंट केस, इट इज ए वारंट केस। अर्थात सम्मन मामला क्या है, इसी की परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि सम्मन मामला क्या, अर्थात वह मामला जो 2 वर्ष से कम के अपराध हो। अच्छा, 2 वर्ष से कम के अपराध से दंड से कम का दंड जिस अपराध में है वही सम्मन है, इसी की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सम्मन केसेस क्या। एक चीज और जानिए, सम्मन मामला और वारंट मामला, सम्मन और वारंट में अंतर है। जब आपसे पूछा जाएगा, यानी इंटरव्यू में, वही तो जानना चाहता है आपसे कि सम्मन मामला और वारंट मामले में अंतर, तो आप बता देंगे खट से 2x और 2w। लेकिन जब सम्मन और वारंट की बात करेगा तो आप 2x और 2w नहीं, सम्मन केसेस और वारंट केसेस नहीं पूछ रहा है, सम्मन और वारंट पूछ रहा है केवल। सम्मन क्या है, वारंट क्या है, तो क्या बताएंगे? 61 और 70 को बताएंगे, उसके लिमिटेशन को बताएंगे कि सम्मन लिमिटेशन क्या है, कब वो उसकी अवधि खत्म हो जाती है और वारंट की अवधि कब खत्म। ठीक है ना, ये जानते हैं, टेक्निकल चीज है, जब हम पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 6 तो स्पष्ट करेंगे। ठीक है ना, जानते रहिए, कभी गलती नहीं होना चाहिए। और जो भी टेक्निकल चीज हम बताते हैं वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, कहां गलतियां होती हैं उसको नोट डाउन कहीं मार्क करते रहिएगा, क्योंकि ये कहीं किताब में नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो वारंट केसेस क्या है? गंभीर प्रकृति का मामला होता है, ऐसा मामला होता है जिसमें डेथ पनिशमेंट हो, डेथ पनिशमेंट हो, लाइफ इंप्रिजमेंट हो, और एक्सीडिंग ऑफ 2 ईयर, यही वारंट केस। ठीक है, ठीक, वारंट 2 प्रकार का होता है, वारंट केसेस। और जब वारंट कितने प्रकार का होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वारंट, एक एनबीडब्ल्यू, एक बीडब्ल्यू। जनरली नॉन बेलेबल वारंट और बेलेबल वारंट, एनबीडब्ल्यू और बीडब्ल्यू बोला जाता है। ठीक है ना, वैसे वारंट कई प्रकार से बोला जाता है, कई तरीके का, ब्लैक वारंट होता है, बी वारंट होता है, वो अलग चीज, लेकिन जनरली ये होता है, जानते रहिए, वो बात की बात है। तो वारंट केसेस क्या हो गए, स्पष्ट है, 2x में परिभाषित है, डेथ, लाइफ इंप्रिजमेंट और 2 वर्ष से अधिक का अपराध जो होगा वह वारंट मामला होगा। इससे कम अर्थात लेस देन 2 ईयर्स, इट इज ए सम्मन केसेस। स्पष्ट है, परिभाषा देखिए, टू एक्स और 2w सम्मन केसेस। देखिए 2w तरह सम्मन मामला ऐसा मामला है जो किसी अपराध से संबंधित है, जो वारंट मामला नहीं। ठीक है, प्रारूप 1 और 2 में दिया गया है सम्मन, लिख लीजिए। जब हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि फॉर्मेट का, पहले दिन बताए थे ना फर्स्ट वीडियो में, देखिएगा टोटल 56 फॉर्मेट है। कितना है? 56 फॉर्मेट है, प्रारूप है। फॉर्म का जो प्रारूप है 56 प्रारूप दिया गया है सेकेंड शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस और सेकेंड शेड्यूल प्रारूप की बात करता है, फॉर्म की बात करता है। ठीक है, सम्मन वारंट, अटैचमेंट, प्रोक्लेमेशन, ब्लैक वारंट वगैरह वगैरह जो भी चीजें होती हैं, किस प्रारूप में न्यायालय इशू करेगा वो सारे सेकेंड शेड्यूल में दिए गए हैं। सम्मन वारंट का जो प्रारूप है 1 और 2 है। ठीक है ना, वो तो वहां भी आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे।
देखिए 2W कह रहा है कि सम्मन मामला से तात्पर्य ऐसे मामले से जो वारंट मामला नहीं है। स्पष्ट हो गया कि वारंट मामला क्या है, मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो 2x देखिए, 2x देखिए, कह रहा है वारंट मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो मृत्यु आजीवन कारावास, ठीक स्पष्ट है, या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। ठीक है, स्पष्ट है। डेथ लाइफ इंप्रिजमेंट एक्सीडिंग ऑफ 2 ईयर्स, मृत्यु आजीवन कारावास, 2 वर्ष से अधिक का जो कारावास से संबंधित अपराध है, सम्मन मामला है। ऐसा खासा 2x कहती है सीआरपीसी की। ठीक है, 2x कहती है। तो सम्मन क्या है, जो 2 वर्ष से कम है वो सम्मन है। ऐसा कौन कहता है, 2W कहता है। स्पष्ट है। आइए नेक्स्ट, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल, पूरी सीआरपीसी यही बतियाती है। ठीक है, पूरी सीआरपीसी इन्हीं चारों चीज की बात करता है। ठीक है ना, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल, ये सीआरपीसी में परिभाषित नहीं है, ये भी पूछता है। यह कहां दिया गया है, समनीय और असमनीय अपराधों का वर्गीकरण सीआरपीसी की धारा 320 कहती है। ठीक है, समनीय अपराध अर्थात छोटा मामला, हमारे और आपके बीच जो समझौते से सॉल्व हो जाए। ठीक है, कंप्रोमाइज हो जाए, कंप्रोमाइज जो मैटर हो जाए, सामान्य भाषा में कंप्रोमाइज बोलते हैं। ठीक है, और सीआरपीसी के टर्म में उसे कंपाउंडेबल बोलते हैं। ठीक है, जो मामला है, छोटे मामले हैं, या सीआरपीसी की धारा 320 की सूची में दिया गया है कि ऐसे ऐसे अपराध, ठीक है, समनीय, ये वाला सम्मन नहीं, याद रखिएगा, नए बच्चों में दिक्कत होती है। ये चीज है, और हिंदी में ये वर्ड आता है समनीय, इसे इंग्लिश में कंपाउंडेबल कहते हैं। ठीक है, 320 में मिलेगा, सीआरपीसी की धारा 320। ये शुरू वाले बच्चे जो होते हैं, नए तैयारी वाले, इसमें और इसमें कंफ्यूजन रहते हैं। ठीक है ना, गलती होती है, अनुभव बोलता है। होती है कि नहीं भैया, होती है ना। हाँ, शुरू में हर आईने में यही नजर आता है, ये तो आता ही नहीं है, ये है ना, अनुभव बोलता है। ठीक है ना, तो जानते हैं इसको कंपाउंडेबल कहते हैं, जो 320 में दिया गया। इसका वर्गीकरण कहां दिया गया है, 320 में, और इनका वर्गीकरण कहां दिया गया है, फर्स्ट शेड्यूल में। तो आइए हम कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल को पढ़ते हैं। समनी और असमनीय अपराध, नो डिफिनीशन, सीआरपीसी में यह परिभाषित नहीं है। कौन बताता है, ये दोनों सीआरपीसी में परिभाषित नहीं है। ठीक है, इसका वर्गीकरण कौन बताता है, सीआरपीसी सेक्शन 320 सीआरपीसी। ऐसा मामला, छोटा मामला है, जो 320 में दिया गया है कि किन किन अपराधों का समझौता हो सकता है, समनी हो सकता है, कंपाउंडेबल हो सकता है। मतलब नेचर से ही पता चलता है कम गंभीर के मामले होंगे, वही ना हमारे और आपके बीच में होंगे, समझौते हो सकते हैं। लेकिन एक चीज जानिए, और जो समनी नहीं है वो अपराध क्या है,
असमनीय, ठीक है। और इसका मतलब ये हीनियस क्राइम है, ग्रेव ऑफेंस है, लार्ज ऑफेंस है, वो नॉन कंपाउंडेबल है। जैसे 307 कभी कंपाउंडेबल नहीं हो सकता। एफआईआर लाज हो गई तो उसका परिणाम या तो एक्विटल होगा या तो कन्विक्शन होगा, विड्रॉ नहीं कर सकते आप। एफआईआर तो वैसे भी विड्रॉ नहीं होती है, इसीलिए सोचते हैं आप एप्लीकेशन दे के चले आते हैं चौकी थाना में, एफआईआर नहीं होती है, जान लीजिए। वो तो दे के आ गए, वो दबिश्क देते हैं, केवल आपको भरमाते रहते हैं जब तक जीडी नाम न चढ़ जाए, ठीक है ना। वो फॉर्मेलिटी होती है, पुलिस को ननुगाई का तरीका है वो। एफआईआर तब लाज होती है जब प्रारूप के अनुसार जीडी में मामला चढ़े और लिखा जाए, ठीक है ना। तो कहां पे थे? हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ, तो सीआरपी ये जो है हीनियस क्राइम है, लार्ज ऑफेंस है, ठीक है ना, गंभीर प्रकृति के अपराध है। 302, 307, 354, 376, 389, 390, 391, ये सब ऐसे अपराध हैं, या पॉक्सो का मामला हो, ठीक है, एनडीपीएस का मामला हो, नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है, नहीं हो सकता, विड्रॉ नहीं कर सकते आप, या 320 के थ्रू कहीं नहीं दिया गया कि कंपाउंडेबल होगा, ठीक है ना, नहीं प्ली बार्गेनिंग होगी इसमें, ठीक है, न समरी होगा, कुछ नहीं, हीनियस क्राइम, ये इसका सेशन ट्रायल होता है, विड्रॉ नहीं होगा ये मामला, नॉन कंपाउंडेबल, नाम से प्रतीत होता है। कंपाउंडेबल समनी, कंप्रोमाइज लिया जाएगा, हम आप बैठ के छोटे मामले हैं क्या कोर्ट तक जाएं, और कोर्ट भी जाए तो विथ परमिशन ले लें कोर्ट का, न्यायालय से परमिशन लेंगे कि नहीं हम लोग आपस में समझौता कर सकते हैं। अर्थात कंपाउंडेबल जो है दो तरीके से होता है, विथ मजिस्ट्रेट ऑर्डर, विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर, दोनों चीज जानते रहिएगा, गलत नहीं होगा। सेक्शन 320(1) विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर, शायद 320 सब क्लास 2 विथ मजिस्ट्रेट ऑर्डर, ठीक है, और इसका सब्सिक्वेंट क्या होता, कंसिक्वेंस क्या होता है, एक्विटल, दोष मुक्ति, ठीक है। डिटेल में 320 पे आएंगे तो चर्चा होगी, केवल अपराध को हम बता रहे हैं। 320 विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर, मामला कंपाउंडेबल है, करा लिया जाएगा, बिना हम आप बैठ के करा कर लेंगे, ठीक है ना, समनी है, कर लेंगे। नहीं, हमारे आप में थोड़ा सा अभी संदेह है, क्योंकि आप भी चालाक हैं, हम भी चालाक हैं, चाह रहे हैं कि कुछ अभी हो, चलते हैं विथ मजिस्ट्रेट ऑर्डर करा लेते हैं, क्यों, आपको भी संतुष्टि हो जाएगी, हमको भी संतुष्टि हो जाएगी, उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं, ठीक है ना। अर्थात समनी अपराध जो होते हैं बिना मजिस्ट्रेट के आदेश से भी किया जा सकता है, और विथ मजिस्ट्रेट के आदेश से भी किया जा सकता है, ऐसा सेक्शन 3 320 सब क्लास 1 और 320 सब क्लास 2 कहता है, ठीक है। और इसका परिणाम क्या होता है, एक्विटल, दोष मुक्ति। सेक्शन 320 सब क्लास 8, ये सब पीटी के क्वेश्चन है, ये पीटी का है, ये पीटी का है, ये पीटी का है, कभी गलत नहीं होगा। और ये 320 तो है ही, सेक्शन सीधे पूछता है, ठीक है, ये पीटी है, कहां से गलत होगा, इस पूरे सेक्शन से ही 4 क्वेश्चन बनता है, इस पूरे सेक्शन से यही 4 क्वेश्चन बनता है, स्पष्ट है। कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल में कोई आपको संदेह नहीं है ना, समझ में आया। 320 में मामला दिया गया है, छोटे मामलों में होता है विथ मजिस्ट्रेट ऑर्डर और विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर होता है, इसका परिणाम होता है दोष मुक्ति, ठीक है। अपराधों का वर्गीकरण हम लोगों ने पढ़ा, अपराधों का वर्गीकरण। अब पूरी सीआरपीसी में 3 चरण होते हैं, डिफिनीशन क्लास पढ़ने का तरीका यही है, इस सब जान जाइए आप।
पानी है क्या पांडे जी, उसको जगह पानी है, राजमा देना। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, हाँ हाँ आप कंप्रोमाइज कर लेंगे, जब कोर्ट में एप्लीकेशन दे देते हैं कि मामले को विड्रॉ करते हैं, वो अप्रूवल कर देता है। हाँ। और जो 320 सब क्लास 2 है वहां बीच मजिस्ट्रेट के आदेश से उसी के समक्ष होता है, ठीक है ना। तो कहते हैं आइए हम आप लिख लेते हैं और चल के कोर्ट में दे देते हैं, क्यों मामले को आगे बढ़ा, ये होता है। देखिए पूरी सीआरपीसी का, पूरी सीआरपीसी में 3 चरण होगा ना। इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण जिसे कहते हैं, जो सीआरपीसी की धारा 2H में परिभाषित है। देखिए सब डिफिनीशन क्लास बता देंगे। इंक्वायरी 2G में परिभाषित है, जिसे हम जांच कहते हैं। ट्रायल सीआरपीसी में परिभाषित ही नहीं है, लेकिन ये भी एक प्रक्रिया का चरण, ट्रायल, विचारण, ये चरण भी पूछता है, ठीक है। ये क्या लिख दिया मैंने, तीन चरण होते हैं, ठीक है। अन्वेषण, इंक्वायरी एंड ट्रायल, ये 2G में परिभाषित है, लिखे हैं। विचारण 2H कौन करता है, गलती नहीं होगी, कौन करता है, किस, देखिए ये समझने की चीज है, कभी गलत नहीं होगा, कहां प्रोसीजर के साथ पढ़ना चाहिए। कौन करता है, किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, ठीक है ना। ये कौन करता है, किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, कब होता है, कौन करता है, किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, 2H में परिभाषित है, ठीक है ना। पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति करता है, सिवाय मजिस्ट्रेट के, कल भी बताए थे, परसों भी बताए थे, आज भी बताए। 2H में अभी परिभाषा हम लोग नहीं टच किए हैं बेयर से, ठीक है ना, जनरल चीजें जाने। कौन करता है, पुलिस ऑफिसर, जनरली कौन करता है, पुलिस ऑफिसर या कोई अदर पर्सन। एक्सेप्ट, चल ही नहीं रहा है कभी कभी, एक्सेप्ट मजिस्ट्रेट, सिवाय मजिस्ट्रेट के, पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति करता है। तो यह ऐसा कहता है, पर्पज क्या है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, साक्ष्य को एकत्र करने के लिए, ठीक है। किसमें होता है, संज्ञेय मामले में भी होता है, संज्ञेय मामले में होता है, FIR पे भी इन्वेस्टिगेशन होता है, NCR पे भी होता है, कंप्लेंट पे भी होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज जानते रहिए। इंक्वायरी,
कौन करता है? न्यायालय या मजिस्ट्रेट। कौन करता है? 2G ऐसा कहता है। कहां परिभाषित है? 2G। कौन करता है? कोर्ट, न्यायालय या मजिस्ट्रेट, ऐसा 2G कहता है। पर्पज क्या होता है? ये इंटरव्यू में पूछा जाता है अक्सर। पर्पज क्या होता है? जो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट लगा के कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जो दस्तावेज न्यायालय के सामने वो प्रस्तुत करता है, उन्हीं तथ्यों की सत्यता एवं असत्यता, उसके सत्यता और उस तथ्यों को, उस दस्तावेज के माध्यम से उस तथ्यों के सत्यता और असत्यता का निर्धारण करता है कौन? न्यायालय या मजिस्ट्रेट। यही इंक्वायरी है। फॉर एग्जाम्पल कॉग्निजेंस, फॉर एग्जाम्पल ओथ पे, कंप्लेंट पे एग्जामिनेशन। अंडरस्टैंड? ये क्या है? इंक्वायरी। क्या है? इंक्वायरी है। स्पष्ट है? पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी इन्वेस्टिगेशन आईओ द्वारा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द्वारा दस्तावेज के माध्यम से जो भी कलेक्शन ऑफ एविडेंस न्यायालय के सामने रख दिया गया, उस दस्तावेज का पेरुजल करता है। ठीक है? लीगल टर्म में पेरुजल बोलते हैं, स्टडी करता है सामान्य भाषा में। ठीक है? अध्ययन करता है और देखता है कि इस दस्तावेज से मिस्टर एक्स के ऊपर अपराध बन सकता है। बन सकता है तो चार्ज फ्रेम करेगा, और नहीं बनेगा तो क्या करेगा? डिस्चार्ज कर देगा आपको। ठीक है? या डिसमिस कर देगा, रिजेक्शन आप रिजेक्ट कर देगा। ठीक है? इट इज ए इंक्वायरी। यही तथ्यों का, दस्तावेज से को क्या कहते हैं? उपस्थित दस्तावेज से तथ्यों का, तथ्यों के की सत्यता एवं असत्यता का निर्धारण ही इंक्वायरी है। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, उस पे जैसे एग्जाम्पल डिस्चार्ज, डिस्चार्ज होता है ना, उन्मोचन, उन्मोचन इट इज ए इंक्वायरी, नॉट ए ट्रायल। ट्रायल कब होता है? जब चार्ज फ्रेम कर दिया जाता है। न्यायालय पीपी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज पे जो बायां आईओ के आती है, आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए पीपी को दस्तावेज देता है। पीपी एलिगेशन लगाता है मिस्टर एक्स 307 302 फला 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 अपराध की। ठीक? प्रथम दृष्टया वो दस्तावेज देखता है, न्यायालय कह रहा है क्या ये फर्जी किया, कुछ नहीं, मामला बन रहा है, डिस्चार्ज कर दिया जाए। ठीक है? मामले को रिकॉर्ड करते हुए वो क्या गया? उन्मोचन कर देगा। ठीक है? उन्मोचन एक इंक्वायरी नेचर का मामला होता है। ठीक है ना? तथ्यों के सत्यता और सत्यता का निर्धारण ही इंक्वायरी का उद्देश्य। ट्रायल सीआरपीसी में परिभाषित नहीं है, नो डिफिनेशन। कौन करता है? मजिस्ट्रेट, न्यायालय करता है, या न्यायालय किसी अथॉरिटी को अपॉइंट कर दिया वो भी कर सकता है। मजिस्ट्रेट में सब आएंगे, सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है? एक्सेप्शनल हाई कोर्ट भी सीआरपीसी के अंतर्गत ट्रायल करता है। 474 पूछा जाता है कि क्या हाई कोर्ट भी ट्रायल कोर्ट है? यस। कहां लिखा गया है हाई कोर्ट भी? हाँ, 474 में क्रिमिनल कोर्ट है हाई कोर्ट। ऐसा कहां लिखा गया है? कहां लिखा गया है कि हाई कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट है? कहां लिखा गया है कि हाई कोर्ट भी ट्रायल कर सकता है, वो भी विचारणीय न्यायालय 26 रेडवी 474। अभी डिटेल में चर्चा करेंगे जब कोर्ट की बात आएगी। इसका परिणाम क्या होता है? विचारण। विचारण, ये देखिए, ये भी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है। इंक्वायरी, इंक्वायरी इज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। इंक्वायरी एक न्यायिक प्रक्रिया है और ट्रायल भी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है। ठीक है? क्या है? जुडिशियल प्रोसीडिंग, वो भी एक न्यायिक प्रक्रिया है। इसका कौन करता है? ये भी न्यायालय ही करती है, न्यायालय मतलब मजिस्ट्रेट। ठीक है? और इसका परिणाम क्या होता है? एक्विटल और कन्विक्शन।
इसका उद्देश्य क्या है? एक्विटोलर कन्वेंशन। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे 2H में अन्वेषण परिभाषित है, 2G में जांच। ठीक है, अन्वेषण देखते हैं। आइए 2H देखिए, तब कंप्लेंट पे आते हैं, तब 2D पढ़ाएंगे। 2H कहां है? H देखिए, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड होगी, बहुत सारे मिसलेनियस पार्ट दिए गए प्रोसीजर के, लेकिन जनरली जो है चैप्टर नंबर 12 में इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड होती है, 154 से 176। ठीक है ना, और सारे भी मिसलेनियस सेक्शन है जहां इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन जनरली जो प्रोविजन दिया गया चैप्टर नंबर 12 में दिया गया है, 12 में दिया गया। आइए जानते हैं, देखिए 2H अन्वेषण। देखिए, अन्वेषण के अंतर्गत वे सब कार्यवाहियां हैं जो संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा, कौन करता है? पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न, जो मैंने बता दिया है, किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, साक्ष्य एकत्रित करने के लिए किया जाए। ठीक है, या कोई अन्य व्यक्ति करेगा, सिवाय अर्थात इन्वेस्टिगेशन इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, यह न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। क्या है जनरली, क्या है ये? पुलिस प्रोसीडिंग। ठीक है, अंतर जाना। ठीक है, है पुलिस अधिकारी करता है, व्यक्ति करता है, सिवाय मजिस्ट्रेट के। उद्देश्य क्या है? साक्ष्य को एकत्रित करना। आइए 2G देखते हैं। जी जांच। देखिए क्या कर रहा है? इंक्वायरी, जांच से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न। ठीक है, शब्द ही बता दे रहे हैं, शब्द ही बता दे रहे हैं कि कब जांच शुरू होता है, कब विचारण। कर है विचारण जो नहीं है वही तो जांच है। ठीक है, विचारण जो नहीं है वही तो जांच है, ऐसा 2G कहता है। कह रहा है जांच से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेचर क्या होता है? इनका पार्ट होता है। दस्तावेज से तथ्यों की सत्यता और असत्यता का निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा? न्यायालय और मजिस्ट्रेट के द्वारा। या तो न्यायालय करता है या तो मजिस्ट्रेट। यह इंक्वायरी। ठीक है, इंक्वायरी का कोई स्पेशल पार्ट सीआरपीसी में नहीं दिया गया है कि स्पेशली यह चैप्टर इंक्वायरी का है। बहुत सारे मिसलेनियस सेक्शन है जिसमें इंक्वायरी प्रोसीड करती है। ठीक है, न्यायालय करवाता है, करता है, मजिस्ट्रेट करवाता है या करता है। ठीक है ना, आपसे एक शब्दों में पूछा जाए कि कोई ऐसा सीआरपीसी में प्रोविजन बताइए जो एक बेहतरीन दृष्टांत प्रस्तुत करता हो इंक्वायरी का, तो आप कहीं भी इंटरव्यू में जाइएगा तो आप कहिएगा कि मेंटेनेंस का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर जो 9 है, इट इज द बेस्ट इलस्ट्रेशन ऑफ इंक्वायरी अंडर सीआरपीसी। यह एक बेहतरीन दृष्टांत है, मेंटेनेंस जो है एक बेहतरीन दृष्टांत है इंक्वायरी। ठीक है, पूरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसको प्रोसीड करता है। इंक्वायरी का एक बेस्ट उदाहरण है, वो ट्रायल नहीं होता उसमें। ठीक है ना, ये जानते रहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 2D कंप्लेंट। कंप्लेंट में शब्द यूज है, देखिए अभी तक हम लोग पढ़े ऑफेंसेस। ऑफेंसेस 2D को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा ऑफेंसेस, अर्थात वो संज्ञेय मामलों में भी हो सकता है और असंज्ञेय मामलों, परिवाद संज्ञेय मामलों में भी दाखिल किया जा सकता है और असंज्ञेय मामलों में भी दाखिल किया जा सकता है। स्पष्टीकरण कहता है
कि पुलिस रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं है। 2D देखिए, कहता स्पष्टीकरण नहीं लिखा, किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। पुलिस रिपोर्ट मीन्स जो 2R में परिभाषित है, 173 सब क्लास 2 में जो रिपोर्ट लगी। स्पष्टीकरण जो दिया गया है वो डिम्ड कंप्लेंट है। एक चीज जान लीजिए, इंटरव्यू के स्टेज पे पूछा था डिम्ड कंप्लेंट का कोई उदाहरण दीजिए, तो सीआरपीसी बताती है स्मार्ट फाइनलिस्ट जो होगा, जैसे हाई कोर्ट का कोई जज बैठा, तो आप डिम्ड कंप्लेंट की कोई परिभाषा दिखाइए, कहां लिखा सीआरपीसी में, क्योंकि वो प्रैक्टिकल जानना चाहता है ना आपसे, थियोरेटिकल तो आपसे मेंस में लिखवा लिया है, तो आप कहेंगे जो स्पष्ट 2D का स्पष्टीकरण है वो डिम्ड कंप्लेंट। देखिए पूछा गया था, पूछाता है, प्रैक्टिकल जानते हैं ना, वो पर्सनालिटी टेस्ट होती है ना, वहां पे पर्सनालिटी टेस्ट होती है। थियोरेटिकल तो आपसे मेंस में पूरी गाथा लिखवा ही लिया है, वो 2D देखते हैं। ये समझ में आया? अब आइए 2D मेन हम लोग डिफिनीशन मैक्सिमम टच कर लिए हैं, ठीक है ना। अब 2D पढ़ते हैं। परिवाद, कल हम पढ़ाए थे, जब मेन कंपोनेंट ऑफ सीआरपीसी आप बता रहे थे, तो बताए थे कि चैप्टर नंबर 15 में इसकी प्रोसीजर दिया गया है। कहां दिया गया है? ये याद होना चाहिए, सेक्शन 202 203 और चैप्टर 15 और 16 दोनों इंक्लूड होता है, तो पूरी प्रक्रिया सामने आ जाती है, ठीक है ना। 2D में डिफिनीशन दिया गया, ठीक है। यह नेचर क्या होता है? इंक्वायरी के, सब जानते रहिएगा, कहीं मिलेगा बेयर में लिखा नहीं है ये सब चीज। इंक्वायरी के नेचर को कैसे हम एक कंप्लेंट जो 200 में फाइल होती है इंक्वायरी मान लें? अरे भाई, वो मजिस्ट्रेट की समझ होती है, पुलिस अधिकारी की समझ नहीं होता है। ओथ पे एग्जामिनेशन होता है, दस्तावेज से वो सत्यता और असत्यता की जांच करता है, यही ना करता है। अगर लगता है कि नहीं ये तो गलत तरीके से फंसाया जा रहा है मिस्टर एक्स को, कहेगा हटाओ, रिजेक्शन ऑफ कंप्लेंट 203 क्या कहेगा? रिजेक्शन ऑफ कंप्लेंट, कहेगा भगो यहां से। रिजेक्ट करते हैं, फर्जी फंसाने आ जाते हो, प्रैक्टिकल बता रहे हैं, ऐसे नहीं कहता है, ठीक है ना। आपको मतलब आपका कंप्लेंट क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना। वापस नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो क्या आप हमारा कंप्लेंट रिजेक्ट कर दिए मजिस्ट्रेट महोदय, तो मुझे कोई उपचार नहीं है, हम जाके घर बैठे रहे, मैं फिर फंसाऊंगा, तो रिवीजन में जाएंगे। तो बात की प्रक्रिया है, बड़ा मजा आता है, ठीक है ना। तो क्या है? रिजेक्शन कंप्लेंट, इट इज इन नेचर ऑफ इंक्वायरी। क्या है? इंक्वायरी के नेचर का। 2D में परिभाषा दिया गया है और इसके प्रोसीजर जो दिए गए हैं चैप्टर नंबर 15 में दिया गया। सब पीटी के क्वेश्चन है, पीटी इंटरव्यू एक साथ चल रहा है, सब टेक्निकल चीजें हम बता दे रहे हैं। कंप्लेंट 2D में परिभाषित है। एलिगेशन लगाया था, एलिगेशन अभी पढ़ेंगे तो उसमें किसके खिलाफ? नोन या अननोन, ज्ञात और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी हो सकता है कंप्लेंट, ज्ञात के खिलाफ भी, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। होता है कि नहीं, सुनते हैं ना, ज्ञात 100 लोगों के, अज्ञात लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दाखिल हो गया, होता है ना। ज्ञात, नोन और अननोन के खिलाफ कंप्लेंट दाखिल होता है, ओरल और रिटन फॉर्मेट में दाखिल होता है, कोई प्रारूप नहीं दिया गया सीआरपीसी में, ठीक है ना। एप्लीकेशन तैयार होता है, ओरल और रिटन आप कंप्लेंट दाखिल करते हैं, नोन और अननोन के खिलाफ एक एलिगेशन लगाते हैं। किस, कहां? न्यायालय के या मजिस्ट्रेट के समक्ष, जिसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं आती, ऐसा 2D कहता है, ठीक है। और स्पष्टीकरण बताता है डिम्ड कंप्लेंट क्या होता है। इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लग रहा है कि
असंज्ञेय मामलों का और पतितता असंज्ञेय है वो क्या हो जाएगा, कंप्लेंट मान लिया जाएगा और पुलिस अधिकारी कंप्लेनेंट हो जाएगा, ठीक है, परिवादी हो जाएगा, ऐसा 2D कहता है। देखिए परिवाद, टेक्निकल चीजें हम बता देंगे, सारी चीजें जनरली तो सब लोग पढ़ के आते हैं, ठीक है ना, जो आप लोग ड्यूरिंग LLB से लेके अब तक फिल्टर्ड हो रहे हैं। परिवाद से इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित, बताए ना, ओरल और रिटेन, मौखिक या लिखित रूप से उसमें किया गया अभिकथन अभिप्रेत है। मौखिक या लिखित, ओरल और रिटन एक एलिगेशन आप लगाते हैं, अभिकथन करते हैं। क्या करते हैं आप, अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का शब्द है, व्यक्ति, हर शब्द को ध्यान, व्यक्ति शब्द CRPC में जो पर्सन शब्द यूज है वह बड़ा ही व्यक्ति शब्द, अर्थात किसी के खिलाफ हो सकता है, ठीक है ना, कुछ नहीं, व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो, चाहे उसको जानते हो या नहीं, नोन और अननोन, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, ऑफेंस किया है, किस प्रकार का, चाहे वो पॉक्जिनेबल हो या नॉन। कंप्लेंट, परिवाद संज्ञेय मामलों में भी दाखिल होता है, असंज्ञेय मामलों में भी दाखिल होता है। कहां, 200 में, सेक्शन 200 में। FIR संज्ञेय मामलों में होता है, असंज्ञेय मामलों में होता है NCR होता है, ठीक है ना, लेकिन परिवाद दोनों मामलों में होता है, ठीक है ना। अपराध की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का जो नियम है वो FIR है। माइलस्टोन जो है, ख्वाजा नजीर अहमद वर्सेस किंग एम्परर 1945 प्रीवी काउंसिल, रेड विथ भजन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, PC आहूजा, बहुत सारे केसेस के कहा गया कि किसी भी अपराध प्रक्रिया को प्रोसीड करने का जो माइलस्टोन है, नियम है, वो FIR होता है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, जैसे संज्ञेय मामलों में FIR होता है, अभी बताया ना, और विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है, बताए थे ना वो चीजें। तो 2D बताता है कि यह इंक्वायरी है किसके खिलाफ होता है, नॉन और के खिलाफ होता है, ओरल और रिटन होता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष होता है। अथॉरिटी कौन होती है, न्यायालय या मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं आती। पुलिस रिपोर्ट से तात्पर्य जो 2R में परिभाषित है, कहां है, 2R में परिभाषित है, इसी सेक्शन 2 सब क्लाज, सेक्शन 2 सब क्लाज R में परिभाषित रिपोर्ट, और लगता कहां है, 173 सब क्लाज 2, ठीक है ना, वो नहीं आता। स्पष्टीकरण जो है वहां लिख लीजिएगा, डिम्ड कंप्लेंट उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, डिम्ड कंप्लेंट। हिंदी में क्या होगा इसका अर्थ, डिम्ड कंप्लेंट क्या, अंशतः क्या होगा, कुछ से होगा, बता देंगे कल की हिंदी डिम्ड की। हाँ, डिम्ड कंप्लेंट बोला जाता है स्पष्टीकरण, ऐसे किसी मामले में, स्पष्टीकरण क्या कह रहा है, डिम्ड कंप्लेंट लिख लीजिए, स्पष्टीकरण ऐसे किसी मामले में जो के पश्चात किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है। पुलिस जाती है स्पॉट पे, अकरेंस पे, देखती है कि संज्ञेय मामले में जाती है और देखती है नहीं ये तो बहुत छोटा मामला है, क्या है सब, सूचना दे दी है कि 302 हो रहा है, यहां तो एक थप्पड़ भी नहीं चली, केवल गाली गलौज हुआ है, ठीक है ना, असंज्ञेय, किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है। पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद कंप्लेंट जाएगी, ठीक है ना, और वहां कंप्लेनेंट कौन बन जाएगा, स्वयं पुलिस ऑफिसर, वहां कोई प्राइवेट पर्सन नहीं, वहां कंप्लेनेंट अथॉरिटी कौन हो जाएगा, पुलिस ऑफिसर,
कह रहा है पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा रिपोर्ट दी गई है वह परिवादी समझा जाएगा। प्रश्न उठता है कि पुलिस द्वारा असंज्ञेय मामलों के अन्वेषण में दिया गया रिपोर्ट कब परिवाद हो जाता है, स्पष्ट कीजिए तथा उसके अन्वेषण की प्रक्रिया या उसकी प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। मेंस में क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं, तो 2D के स्पष्टीकरण वगैरह फिर 200 सारी चीजें लिखनी पड़ती, ठीक है ना। ये सारे मेंस के क्वेश्चन में बता रहा हूं, ये चीजें कल इस पे डिस्कस करेंगे। इसके आगे डिफिनीशन 3 और बचा है, मेन, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट, ठीक है, और ट्राइबल कोर्ट विथ पनिशमेंट विथ पावर, ठीक है ना। कल डिस्कस होगा चैप्टर नंबर 2 पे, चैप्टर नंबर 2 रेड विथ 3, ठीक है ना। ये सब डिस्कस। 8:30 हो गया, अभी सर नहीं आया आज। हाँ, अच्छा अच्छा।